नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपनी पढ़ाई के साथ तैयारी में लगे होंगे प्रवक्ता स्क्रीनिंग के। साथियों, आज का टॉपिक है हमारा NEP 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आज हम पढ़ेंगे। तो साथियों देखिए, आज का टॉपिक हमारा राधा कृष्णन कमीशन हो गया, मुदारिर कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT हो गया। कल हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE हुआ और आज हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सतत प्रक्रिया होने के कारण निरंतर विकसित व विभिन्नीकृत होती रही तथा उसका प्रसार क्षेत्र लगातार बढ़ता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने व कायम रखने, समकालीन चुनौतियों का सामना करने व राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति की बात की भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1964 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964-66 तथा 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। इस पर अमल भी होना शुरू हो गया था तथा कई प्रांतों ने अपने ढंग से 10+2+3 के शिक्षा संस्थान लागू कर दी थी। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र प्रांतों में कृषि, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे तथा शिक्षा में सुधार हेतु अन्य कार्य भी शुरू कर दिए गए थे। परंतु 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने पर 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3, ठीक है, क्लास 8th और 8th तक 8 और 4, 9, 10, 11, 12 और 3 BA के 3 साल शिक्षा संरचना का विचार आया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षाविदों व सांसदों के सहयोग से तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था कि 1980 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गए व पुनः NEP 1968 के अनुपालन पर जोर दिया गया। परंतु इसी बीच इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने पर हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाने के प्रयास में शिक्षा के पुनरीक्षण व पुनर्गठन प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर इसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव नामक दस्तावेज 1985 अगस्त 1985 में प्रकाशित कराया गया। इसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1985 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रांतों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केंद्र सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और इसी संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद इसे मई 1986 में पास कराया गया। यह भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ इसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई है और साथ ही इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गए हैं। अब है 1986 नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 11 भागों में विभाजित है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। पहला है शिक्षा का सार व भूमिका। ठीक है, शिक्षा वास्तव में सभी के लिए या बहुमुखी विकास पर आधारित है। शिक्षा से अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव शक्ति विकसित होती है। यह वह आधार है जिस पर शोध व विकास की उन्नति होती है। अगला है आपका राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का आशय है
किसी निश्चित स्तर तक जाति, पंथ, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थियों की एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच हो। तीसरा है समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में पाई जाने वाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने तथा समान अवसरों से वंचित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। स्त्रियों की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए स्त्रियों में निरक्षरता को समाप्त करने व प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच व शिक्षा प्राप्ति में बाधाओं को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस भाग में शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित नीतियों को प्रस्तुत किया गया। पहला है सामाजिक विषमताओं को दूर रखते हुए अब तक के वंचित लोगों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। दूसरे, महिलाओं को सशक्त व सामर्थ्यवान बनाने हेतु उन पर विशेष ध्यान देकर सार्थक शिक्षा प्रदान करना। और तीसरा, विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी तथा व्यवसाय से संबंधित शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता पर प्रमुख बल दिया जाना। अब चौथा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षण। ठीक है, शिक्षा नीति में शिशु के विकास के सर्वतोमुखी प्रकृति को मान्यता दी गई है, अर्थात आहार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगला है प्राथमिक शिक्षा। इस शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वजनिक नामांकन व नियमित शिक्षा प्राप्त तथा शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर बल दिया जाएगा। इस स्तर पर बाल केंद्रित व क्रिया आधारित अधिगम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के 2 पहलुओं पर बल दिया जाएगा। पहला है सार्वत्रिक प्रवेश तथा 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की सार्वभौमिक शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार। और तीसरा देखिए माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी देना शुरू करती है। इस नीति के सुझावों के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों को तीव्र गति से प्रगति करने देने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा व उपयुक्त अवसर सुलभ कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में एक निश्चित प्रकार के पेस सेटिंग स्कूल या गति निर्धारित विद्यालय खोले जाएंगे। जी, पांचवा दस्तावेज देखिए उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों की पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षण संस्थानों को साधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिए पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इस संबंध में नवीन शिक्षा नीति में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, एक बड़ी संख्या में स्वायत्तता प्राप्त कॉलेजों का विकास किया जाएगा तथा विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुए विभागों को भी स्वायत्तता दी जाएगी। अगला है उच्च शिक्षा का परिषदों के माध्यम से राज्य स्तरीय नियोजन व समन्वय किया जाएगा तथा क्षमता के अनुसार प्रवेश को नियमित किया जाएगा। अगला देखते हैं शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किए जाएंगे तथा शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन भी व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जाएगी और अनुसंधान की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। अगला है शिक्षा के स्तर पर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा परिषदें कार्य करेंगे। अब देखिए छठा है तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा। तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अंतर संबंध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इसके लिए निम्न कार्य किए जाएंगे। ठीक है, पहले तकनीक तथा प्रबंध शिक्षा की धाराएं अलग अलग होने पर भी इनके पारस्परिक संबंधों को देखते हुए सदी के अंत तक प्रस्तावित कल्पना के अनुसार इसका पुनर्गठन करना आवश्यक होगा। दूसरा, मानव शक्ति संबंधी सूचनाओं को विकसित करने के क्रम में हाल ही में स्थापित टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम को और अधिक विकसित एवं सक्षम बनाया जाए। अगला है स्थापित व विकसित प्रौद्योगिकी के लिए सतत शिक्षा का विकास किया जाए। और अगला है सामुदायिक पॉलिटेक्निक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को उत्पादक व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अगला है
कार्य अनुभव के उद्देश्य पूर्ण व सार्थक शारीरिक कार्य मानते हुए इसका प्रयोग छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर दिए जाने वाले पूर्व व्यावसायिक कार्यक्रम तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए किया जाएगा। सातवां उद्देश्य देखिए, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, मेकिंग द एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिव। इस शिक्षा नीति में तत्कालीन शैक्षिक वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किए जाने की बात कही गई है। अतः इसमें संस्थाओं के प्रशासन तथा शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करने, शिक्षक तथा छात्रों की कार्यप्रणाली में सुधार करने और शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया जाएगा। इस कार्य हेतु शिक्षकों की जवाबदेही, वांछित व्यवहार मानकों का छात्रों द्वारा अनुपालन एवं उन्नत छात्र सेवा की व्यवस्था, संस्थाओं को अच्छी सुविधा प्रदान करना तथा राष्ट्रीय व स्वराज्य पर निर्धारित मानक तथा स्तरों के अनुसार संस्थानों की निष्पत्ति के संदर्भ में मूल्यांकन व्यवस्था का निर्माण करने की बात कही गई है। आठवां देखिए, आठवां है शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना, टू गिव न्यू प्रोस्पेक्टिव टू एजुकेशनल कंटेंट एंड प्रोसेस। तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि औपचारिक शिक्षण पद्धति और देश की समृद्धि व विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच की खाई को भरना आवश्यक है। इन सांस्कृतिक परंपराओं के मध्य विद्यमान अंतर को समाप्त करने हेतु एक सेतु का निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति इन दोनों के न्यायोचित संश्लेषण पर बल देने के साथ ही साहित्य और कला आदि के शिक्षण प्रशिक्षण वाले संस्थानों के संवर्धन पर भी बल देगी। बच्चों की सौंदर्य, संगीत व परिष्कार के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाएगी तथा शिक्षा द्वारा सार्वभौमिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। इस प्रकार मूल्यों की शिक्षा सामाजिक व नैतिक मूल्यों के विकास हेतु एक सशक्त माध्यम बनेगी तथा इससे धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, सहिष्णुता, हिंसा और भाग्यवाद का अंत करने में सहायता मिलेगी। पुस्तकों के स्तर को सुधारने तथा पठन आदत को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। पुस्तकों के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों के सुधार का आंदोलन भी चलाया जाएगा व अन्य पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा संस्थानों में भी पुस्तकालयों की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी एवं पुस्तकालयों की वृद्धि की जाएगी एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर में भी वृद्धि की जाएगी। नवा देखिए, शिक्षक व शिक्षक शिक्षा, टीचर एंड टीचर एजुकेशन। समाज में शिक्षकों का स्थान सर्वोपरि होने के साथ साथ शैक्षिक व्यवस्था की सफलता शिक्षकों की बौद्धिक शैक्षिकता, उनके मानवीय गुणों पर आधारित होती है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों की सेवा शर्तों और कार्यकारी परिस्थितियों में व्यापक सुधार किया जाएगा। शिक्षकों के चयन के तरीकों को भी इस प्रक्रिया पुनर्गठित किया जाएगा कि योग्यता व वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके व प्रक्रिया क्षेत्रीय व कार्यपरक अपेक्षाओं के अनुरूप हो। प्रतिभावान छात्रों को विशेष तौर पर शिक्षा व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए जोड़ा जाएगा। समान वेतन तथा भत्ते, सेवा की दशाएं एवं देश भर में उनकी कठिनाइयों को दूर करने की प्रणाली के गठन करने के प्रयास किए जाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु भी मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी तथा उच्च ग्रेड हेतु मुक्त, सहयोगी एवं आंकड़ों पर आधारित शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें शिक्षक के उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन अच्छी व बुरी निष्पत्ति को निर्दिष्टगत रखते हुए मानकों के आधार पर होगा। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, अतः इसमें पूर्व व सेवाकालीन पक्षों को अलग नहीं किया जा सकता। अतः पहले चरण में शिक्षा की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। 10वां देखिए, शिक्षा का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रबंधन हेतु शैक्षिक नियोजन व प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। पहला है शैक्षिक आयोजन व प्रबंध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोफाइल तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और मानव शक्ति संबंधित आवश्यकताओं से जोड़ना। विकेंद्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना। अगला है शिक्षा में लोक भागीदारी, गैर सरकारी साधनों का प्रयोग तथा स्वैच्छिक प्रयासों को महत्व देना। अगला है शैक्षिक नियोजन व प्रबंधन में स्त्रियों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना। अगला है अराजकीय अभिकरणों की
परिषदों व ऐच्छिक प्रयासों की सहभागिता पर बल देना। और अगला है प्रदत्त उद्देश्यों तथा मानदंडों के संबंध में जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना करना, जैसे निर्देशक विचारों पर ध्यान देना। और 11वां उद्देश्य है आपका संसाधन तथा समीक्षा, रिसोर्सेज एंड इवेल्युएशन। संसाधन तथा समीक्षा में देखिए, पहला है व्यावहारिक रूप से सभी शिक्षाविदों ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय आर्थिक निवेश होता है तथा इसके द्वारा ही भारत में समतावादी उद्देश्यों व विकास केंद्रित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का अधिक प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करके ही भारत में समतावादी उद्देश्यों, विकास केंद्रित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, और यह कार्य के आयात तथा अभ्यासों के क्रम में होगा। शिक्षा के लिए पूंजी एकत्रित करने हेतु चंदा लेना, भवनों की देखभाल और दैनिक कार्यों के लिए स्थानीय व्यक्तियों की सहायता लेना, शुल्क वृद्धि तथा मौजूदा संसाधनों का समुचित उपयोग आदि लगभग सभी संभव उपाय किए जाएंगे। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा से संबंधित संस्थाओं का प्रसार व उन्हें तीव्र गति से आधुनिक स्वरूप देना भी आवश्यक होगा। अब है नई शिक्षा नीति 1986 हेतु कार्य योजना, ठीक है, प्लान ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद के द्वारा पास होने के बाद नवंबर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत 23 कार्य दलों का गठन किया गया। ये ध्यान रखना कि कार्य दलों के 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 23 कार्य दलों का गठन किया गया, जिसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। इन्होंने शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों को क्रियान्वित किए जाने की विधि पर विचार करके अपनी संस्तुति जुलाई 1986 में प्रस्तुत की। कब की? जुलाई 1986 में, जिसे अंतिम प्रारूप में भारतीय संसद द्वारा अगस्त 1986 में स्वीकृत किया गया। भारतीय संसद द्वारा अगस्त 1986 में स्वीकृत किया गया, जिसे बाद में सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा हेतु कार्य योजना, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन NEP 1986। इस शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा हेतु निम्न सुझाव दिए गए। पहला है 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के लिए पूरे देश में समान प्रवेश प्रणाली तथा समान अवधि की शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा में सुधार वांछित दिशा में तथा मूर्त रूप में होने चाहिए। अगला है बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। अगला है विद्यालयों में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। अगला है छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान उनकी सुविधानुसार दिया जाना चाहिए। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्रों को खेल के समान नक्शे, चार्ट, चौक, श्यामपट्टा, डस्टर आदि प्रदान किए जाने चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, 1986 से संबंधित है, ये याद रखना है। अगले, अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर नैरोपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अब है नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा हेतु कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इन NEP 1986। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा के महत्व को भली प्रकार समझा गया था तथा इसमें इस स्तर की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। नंबर 1 है आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करना। अगला है दूसरा, इस नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का ऐसा व्यवस्थित व सुनियोजित कार्यक्रम बनाने की संस्तुति की गई है जो छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करें। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार तथा निजी सेवा आयोजकों पर सहभागिता के आधार पर सौंपा गया है। चौथा है माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया है। पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महिलाओं के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। और छठा है माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि छात्र विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सकें। अब अगला, उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन फॉर हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित संस्तुतियाँ दी गई है।
पहला है भारत में स्थित 150 विश्वविद्यालय व 5000 महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर इनके स्तर में सुधार किया जाए। अगला है शिक्षा में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के नवाचारों को लागू करना व अधिक सुविधाएं प्रदान करना। अगला है संबद्ध कॉलेजों के स्थान पर कुछ प्रमुख स्वायत्त कॉलेज खोले जाएं। अगला है भाषागत योग्यता के आधार पर पर्याप्त ध्यान देना व पाठ्यक्रम में लचीलापन होना। अगला है उच्च शिक्षा के स्तर पर व उसकी गुणवत्ता पर यूजीसी द्वारा निरंतर निगरानी रखना। अगला है शिक्षक शिक्षा की दृष्टि से ओरिएंटेशन प्रोग्राम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना करना। अब नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986। नई शिक्षा नीति 1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों के रूप में किया गया था। इसके लिए किया गया था, शिक्षा की चुनौती के रूप में किया गया था, अतः इसका भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त स्थायी एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। इसका कारण संभवतः उसके द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम हैं। शिक्षा में योगदान देने वाले ये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है। पहला है 10+2+3 शिक्षा संरचना। ठीक है, दूसरा है नवोदय विद्यालय, तीसरा है विद्यालय संकुल, चौथा है सर्व शिक्षा अभियान, पांचवा है शैक्षिक अवसरों की समानता, छठा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सातवां है दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय, आठवां उपाधि को सेवा से अलग करना, नौवां है शिक्षक प्रशिक्षण और 10वां है शिक्षक की जवाबदेही। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा आज का टॉपिक सबने देख लिया होगा। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए, प्रॉपर स्क्रीनिंग की, ये मेरा कहना है। बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि स्क्रीनिंग इस बार होना ही होना है। अगली बार से नहीं होते अलग बात है, लेकिन इस बार फॉर्म फिल हो चुके हैं, पेपर 6 अप्रैल को है और आप अपनी निरंतर तैयारी पर लगे रहें, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, हमें दे दी इजाज़त, हम चलते हैं।